नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तरकाशी में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। वरुणा घाटी में उफनते नाले को स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करने के लिए मजबूर है। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक शख्स स्कूल की 2 बच्चियों को उफनते नाले को पार करा रहा है, जो जोखिम भरा हो सकता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास यही एक रास्ता है और बच्चे यहां से एक एक कर किस तरह से पार कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी पैर यहां से फिसला या पानी का बहाव और तेज हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बच्चों की जान भी जा सकती है। लेकिन क्या करें, यहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्कूल जाना है तो इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं ये बच्चे, लेकिन प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना होगा। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर बलुआकोट के पास लैंडस्लाइड की चपेट में एक घर आ गया है। बीती रात बलुआकोट क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से एक पहाड़ी से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के मलबे ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, तल्लाताल में खेतों को भी काफी नुकसान इस लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। सत्ताईस जुलाई को टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा की मार में जहां पर तोली गांव में 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं तिनगढ़ गांव में लैंडस्लाइड होने के चलते पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। पूरा गांव पहले इसे खाली करा लिया गया। हालांकि प्रशासन ने पूरे गांव को इस वक्त खाली करा लिया है और लोग विनक खाल राहत कैंप में रह रहे हैं। लोगों की जिंदगी भर की कमाई, जरूरी कागजात और घर की सभी चीजें मलबे के ढेर में दब गई है, जिसे अब वो मलबे में ढूंढ रहे हैं। टिहरी जिले में बूढ़ा केदार क्षेत्र में 27 जुलाई को जो प्राकृतिक आपदा आई, उसमें 2 लोगों की जहां जान चलेगी, वहीं जो तोली गांव है उसके जो सामने तिनगढ़ गांव में अभी हम मौजूद हैं, वहां पर कोई भारी लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि प्रशासन द्वारा तिनगढ़ गांव को पहले ही खाली करा दिया गया था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। पूरा जो 60 से 70 परिवार थे यहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जो पूरे मकान है पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। मलबे का यहाँ पर ढेर हो चुका है और कहीं ना कहीं जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको फिलहाल तो विनय खाल इंटर कॉलेज में राहत शिविर में रखा गया है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो जिनके पास कुछ भी सामान नहीं था, वो आज यहाँ पर अपना सामान ढूंढने यहाँ पर आए हुए हैं। जिनके पास कुछ बचा भी नहीं है, उनकी जो जीवन की पूंजी थी वो पूरी तबाह हो चुकी है। उनका जो आशियाना था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक भाई साहब है यहाँ पर, इनका भी यहीं पर मकान था और ये भी अब अपना सामान ढूंढने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से उस दिन का मंजर रहा था? सर, आप 27 तारीख को जो मतलब ये बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, इसमें पूरा गांव जो तस्त नष्ट हो रखा है, वो आप लोग देख रहे हैं। शासन प्रशासन आ रखा है और हमें बोल तो रहे हैं कि हम तुम्हें पुनर्वास देंगे, परंतु अभी मतलब कहाँ पे देना है, क्या देना है, उसका भी कोई ये नहीं है। पूरा गांव तस्त नष्ट हो रखा है। गांव बच्चे जो है हमारे जो है इंटर कॉलेज में, कोई हमारे रिश्तेदारी में है और कोई मतलब ऐसे पड़ोस के गाँव में जा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं तिनगढ़ गांव में जो प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है, उसके तहत जो ग्रामीण है वो खासी दहशत में है। अब कहीं ना कहीं ग्रामीण भगवान के ही आश्रित हैं। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, तिनगढ़ गांव। और उत्तराखंड में बारिश से अभी बिल्कुल राहत नहीं है। राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत के साथ साथ नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश को लेकर प्रशासन को भी चौकन्ना किया गया है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं अलर्ट के बाद कई जिलों में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज बंद रखा गया है। देहरादून, पौड़ी के साथ साथ नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ में आज सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और आपदा की स्थिति में लोगों की फौरन मदद करने को कहा है। जिले में रात से बारिश हो रही है और बरसाती नाले भी इस वक्त उफान पर हैं, इसलिए प्रशासन को चौकन्ना रहने को कहा गया है। भी लोग जो रिस्पांस टाइम है उसको त्वरित करेंगे, कम से कम रखेंगे और जनता जो भी प्रभावित होती है मानसून में किसी भी प्रकार के असुविधा के कारण या किसी भी प्रकार के जल भराव या लैंडस्लाइड के कारण, उनको जितना जल्दी रिलीफ पहुंचाया जा सकता है और हानि को कम से कम करने के लिए रिस्पांस जितना जल्दी किया जा सकता है, उस पर विभागों को कार्य करने के लिए निर्देशित किया है।
नैनीताल के धोबी घाट में गुलदार की दहशत से लोग खौफ में हैं। यहां पर बीती रात एक गुलदार घर में घुसा और कुत्तों पर हमला कर दिया। वहीं सारी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कैसे गुलदार कुत्तों पर हमला कर रहा है। वहीं इलाके के लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की अपील की है। उत्तरकाशी में बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री गंगा जल लेने पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुछ कांवड़ यात्री नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हर्षिल घाटी में गंगोत्री हाईवे पर कांवड़ यात्रियों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कांवड़िए गाड़ी पर लटक कर सफर कर रहे हैं, जो हादसे का सबब बन सकती है। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। पैदल कांवड़ियों के साथ डाक कांवड़ भी पहुंच रही है। नीलकंठ महादेव के दर्शन कांवड़िए कर रहे हैं। 2 अगस्त को शिवरात्रि और उसी दिन सभी कांवड़िए भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे। वहीं डाक कांवड़ के बढ़ने से पुलिस के सामने भी ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की काफी चुनौती है। हरिद्वार में कांवड़ पटरी पर लगे फव्वारे चिलचिलाती गर्मी में कांवड़ियों को राहत दे रहे हैं और यहां कांवड़ पटरी पर शंकराचार्य चौक के पास जटवाड़ा पुल तक कई फव्वारे लगाए गए हैं, जिसमें गुजरते हुए गर्मी से बेहाल कांवड़ियों को ठंडक का एहसास हो रहा है। शिव भक्त कांवड़ियों का कहना है कि सरकार की ओर से ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है। इससे कांवड़ यात्रियों को गर्मी में राहत मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने जो फव्वारे लगाए हैं, गर्मी में से काफ़ी राहत मिल रही है, इसलिए हम उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे अब की बार बारिश नहीं हो रही है, बहुत भारी गर्मी का सामना कर रहा है घोड़ों को, और ये बहुत अच्छा लगा है। ज्योतिर्मठ स्वाभिमान संगठन के सदस्यों ने मंगलवार को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से दिल्ली में मुलाकात की और ज्योतिर्मठ में हुए भूधसाव के बाद पैदा हुए हालात के बारे में सांसद बलूनी को बताया। लोगों का कहना है कि ज्योतिर्मठ में भूधसाव के बाद कई लोगों को ना तो मुआवजा मिल पाया और न ही विस्थापन हो पाया। वहीं सांसद बलूनी ने स्वाभिमान संगठन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर अधिकारियों के साथ वो खुद ज्योतिर्मठ क्षेत्र में कैंप करेंगे। और नैनीताल का एक ऐसा गांव जो कि 2013 से खतरे की जद में है। गांव में दौरे तो कई अधिकारी कर चुके हैं, लेकिन विस्थापन की नीति अब तक भी तैयार नहीं हो पाई है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास ये खूपी गांव खतरे में है। घरों की दरारों ने गांव के लोगों की टेंशन बढ़ाई है और बारिश में तो ग्रामीण दहशत में ही जी रहे हैं। गांव के नीचे से पाइस नाले से लगातार कटाव होने से कुछ परिवार गांव ही छोड़कर चले गए, तो कई घर खतरे की जद में आ गए। गांव में हो रहे धसाव से लोगों की रातें भी दहशत में ही कट रही हैं। खूपी गांव के लोग विस्थापन को तो तैयार है, लेकिन बेहतर नीति बनाने की भी मांग कर रहे हैं। बहुत ही खतरा बना है सर, कुछ कह नहीं पाती हूँ। इस तरह की स्थिति है, बस गिरने वाला हो रहा है। घर रात भर ही नहीं सोते, बारिश होती है तो सोते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। और अगर विस्थापन के लिए कहने को कई बार विस्थापन की बात हुई है, अब विस्थापन होता भी है तो वहाँ एक कमरा मिलेगा, रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ पर नजदीक में है तो रोजगार, कम से कम विस्थापन हो तो ऐसी जगहों की जगह भी मिले ताकि वो रोजगार भी मिल सके। की समस्या जो है वो नीचे से कटान हो रहा है, नाले से यहाँ कटान हो रहा है, जिस वजह से इस गाँव में बहुत भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है सर। दरअसल साल 2013 से गांव पर खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की इसकी खबर नहीं है। जिला मुख्यालय से लगा हुआ गांव होने के बाद कमिश्नर से लेकर डीएम तक ने पहले भी यहां दौरे किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब इस मानसून के दौरान भी अधिकारियों ने इस गांव का दौरा किया है और विस्थापन की बात कही है। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गाँव का, तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो भवन स्वामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। बहरहाल गांव खतरे की जद में है और हर साल अधिकारियों ने जायजा भी लिया, लेकिन खतरे के बाद भी अभी तक विस्थापन को लेकर देरी करना भी सवालों के घेरे में है।
न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। और राज्य में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि बीते 6 महीने में प्रदेश का 100 करोड़ से ज्यादा रुपया साइबर ठगों के जेबों में चला गया है। उत्तराखंड में दूसरे अपराधों की तुलना में साइबर अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आलम यह है कि 6 महीने में राज्य का 100 करोड़ से ज्यादा पैसा साइबर ठग लूट ले गए। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस की फाइलों में दर्ज है। इन ठगी की घटनाओं में करीब 80 करोड़ की ठगी देश के बाहर बैठे ठगों ने की है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वाला स्कैम है। इसमें मोस्टली पैसा साउथ ईस्ट एशिया में और दुबई में भी कुछ पैसा विड्रॉ होने के केसेस आए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसा मैंने बताया कि पैसा जाता है तो एक केसेस में 50 लाख 1 करोड़ इतनी बड़ी धनराशि भी पीड़ितों की गई है। घर बैठे नौकरी पाओ, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की जा रही है और पैसा विदेश में बैठे ठगों की जेब में जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में लाओस हो गया हमारा, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और दुबई, इन कंट्रीज में हमारा पैसा जा रहा है। 6 महीने में जब प्रदेश का करीब 80 करोड़ रुपया विदेशों में बैठे ठगों तक पहुंच गया है, ऐसे में अब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ले रही है, जिससे इन साइबर ठगों पर नकेल कसी जा सके। वहीं जनता से भी अपील की जा रही है कि छोटे छोटे लालच से दूर रहकर ही साइबर ठगों से बचा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की तरफ से हमले भी तेज होते चले जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की यह यात्रा नशा तस्करों के हाथों में है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस आपा खो चुकी है और यात्रा के जरिए चारधाम क्षेत्र में नशे के दल में झोंकने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले भी इस यात्रा में शामिल हैं। हर हथकंडे को अपना रही है। वो चाहे नशा तस्करों की बात करें या बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में मनाने वालों की बात करें या मुस्लिम आरक्षण की सपोर्ट करने वालों की बात करें, ये सभी लोग उनके इस यात्रा में मददगार बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से किए गए हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि ऐसा बयान देने वालों का मानसिक दिवालियापन दिखता है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहना नहीं चाहती है। वहीं नशा तस्करों की बात पर गोदियाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सरकार, मंत्री और पुलिस क्या कर रहे हैं और केदारनाथ की यात्रा को दूसरे धर्म से जोड़ना सही नहीं है। ये जो जिस व्यक्ति ने भी ये बयान दिया हो, मैं समझता हूँ कि दिवालियेपन का निश्चित रूप में मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है और इस बात पर प्रतिक्रिया देना भी मैं समझता हूं कि हमारे स्तर से बहुत पीछे की बात है। जहां तक दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि जो नशे के कारोबारी हैं उनके प्रश्रय में चल रही है, तो सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, क्या सोए हुए हैं क्या? उन्हें इस बात का अगर पता है तो उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनके मंत्री और उनके तमाम सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस के केदार प्रतिष्ठा यात्रा को 1 हफ्ता बीत चुका है और रुद्रप्रयाग जिले में तो सभी बड़े नेता एक साथ कदमताल करते दिख रहे हैं। कांग्रेस को सब होने के बावजूद इसमें राजनीति नहीं दिखती है और बीजेपी इस पूरी यात्रा को ही पॉलिटिकल बता रही है। मजबूरी कहें, राहुल गांधी के डर का असर या फिर कुछ और। मंगलवार को कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को 1 हफ्ता पूरा हो गया, पर 7वें दिन कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ कदमताल करते दिखे। करण बाहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, रणजीत रावत एक लाइन में दिखे। कांग्रेस इसे धर्म,
सनातन और केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने की पदयात्रा बता रही है और सब नेताओं का साथ आना पार्टी को मजबूत करेगा। ये बात सबसे सीनियर नेता हरीश रावत मानते हैं। और बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमारी यात्रा केदारनाथ जी की तरफ आगे बढ़ रही है। यकीनन यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, पार्टी के संगठन। बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस नेता एक साथ रहे और अब धर्म और केदारनाथ के लिए सब मिलकर कदम ताल कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बदले रुख ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ाई है, पर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये यात्रा धर्म के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा है। केदारनाथ फिलहाल रण बना हुआ है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को युद्ध लड़ना है। अब बरसात में यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप में लोगों के वहां पर जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए, इत्यादि जो भी समस्याएं लोगों की हैं वो देखनी चाहिए। ये यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पर कांग्रेस अपनी यात्रा को केदारनाथ में धर्म को बचाने वाली यात्रा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को राजनीति बताकर माहौल नहीं बनने देना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताया तो कांग्रेस की तरफ से रंजीत रावत ने जवाब दिया। रंजीत रावत ने कहा कि जब सरकार में होते हुए धर्माचार्य सतपाल महाराज केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे तो ये काम कांग्रेस को करना पड़ेगा और बीजेपी इस यात्रा से बौखलाई हुई है। उनकी रक्षा और सतपाल महाराज जी ने आज एक बयान दिया है कि कांग्रेस की यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा है। मैं कहना चाहता हूं, जब सतपाल महाराज जैसे धर्माचार्य केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे, उत्तराखंड के धामों की रक्षा सरकार में होते हुए नहीं करेंगे, तो इस दायित्व को कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। वो इसे जो चाहें कहें, जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया है और सरकार की बौखलाहट बता रही है कि यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय केदार। बात करते हैं केदारनाथ सोना विवाद की, तो केदारनाथ सोना विवाद पर मंत्री सतपाल महाराज ने जांच रिपोर्ट आने की बात कही तो महाराज खुद बुरी तरह से फंस गए। विपक्ष ने महाराज को ही निशाने पर ले लिया और यहां तक पूछ लिया कि 1 साल तक रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा, दाल में जरूर कुछ काला है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए सोने को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का आरोप था कि 228 किलो सोना आया तो वो कहा गया, जबकि मंदिर समिति ने सिर्फ 23 किलो सोना लगाने की बात कही। कांग्रेस इसकी जांच की मांग लगातार उठाती रही है, लेकिन अब धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनका विभाग पहले ही जांच पूरी कर चुका है और 1 साल पहले ही जांच के आदेश दिए गए थे। अब तो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। सतपाल महाराज के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। मैं ही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। कांग्रेस ने महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए, यहाँ तक कह दिया कि जब 1 साल पहले ही जांच हो गई तो इसे दबाकर क्यों रखा जाए, क्या इसमें कुछ काला छिपा हुआ है। जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। क्यों नहीं जांच बैठाई? और सतपाल महाराज अगर कह रहे हैं कि जांच हमने पहले ही बैठा दी थी, तो साहब जांच आपने कब घोषित करी? कहाँ है वो जांच के आदेश? और जांच आपने अगर घोषित कर दी थी तो उस जांच का क्या हुआ? आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आपने दबा के रखी है? ये पूरा का पूरा मिली जुली कुश्ती है। सोने की जांच संबंधी अपने बयान पर मंत्री सतपाल महाराज खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 2022 में इस मामले की जांच कराई गई तो फिर रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जांच के आदेश कब हुए? जांच कब तक चली?
जांच रिपोर्ट कब शासन को सौंपी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब धर्मस्व मंत्री को अकेले ही देने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ में ट्रेंचिंग ग्राउंड की दिक्कत और मैदानों में औद्योगिक कचरा सबसे बड़ी समस्या है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया जा रहा है जो कूड़े के निस्तारण में मददगार साबित होंगे। SSJ यूनिवर्सिटी बैक्टीरिया विकसित कर रहा है जिसमें पालिकाओं को बड़ी समस्या का इससे समाधान हो सकता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है डिफरेंट रीजन और जो नगर पालिकाओं का कूड़ा निस्तारण होने वाली जगह से हम कुछ सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ पे हम कुछ बैक्टीरिया हमको इनिशियली मिले हैं जो कूड़े को निस्तारण करने में हेल्पफुल हो रहे हैं। जैसे डाइडिग्रेडिंग बैक्टीरिया हमको मिला था, तो उसी आधार को उसी तर्ज पे हमने ये प्रोजेक्ट लिखा था। हमको आशा है कि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग डेवलप कर पाएंगे जो कचरे को जल्दी विघटित या इसको बायोकम्पोस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर देंगे और जिससे हमारे पर्यावरण को, जनजीवन को और जानवरों को सबको इससे फायदा होगा।